नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ दिन दिमाग एकदम तेज दौड़ता है और कुछ दिन बिल्कुल धीमा? या क्यों कोई नई चीज सीखना कभी आसान लगता है तो कभी पहाड़ चढ़ने जैसा? हाँ, ये बहुत आम अनुभव है और इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है। अच्छा। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे आणविक जीव विज्ञानी जॉन मेडिना की किताब मस्तिष्क के नियम, जीवन और कार्य में पूर्ण क्षमता। हाँ, ये किताब कमाल की है। सुना इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि दिमाग के कुछ बुनियादी विज्ञान आधारित नियम बताए गए हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है इन नियमों में से कुछ सबसे जरूरी बातों को समझना, ताकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, काम और सीखने की क्षमता को बेहतर बना सकें। बिल्कुल। मेडिना ने 12 नियम बताए हैं, लेकिन आज हम उनमें से 8 प्रमुख नियमों पर गहराई से बात करेंगे। 8 नियम, ठीक है। ये वो नियम हैं जिन्हें जानकर और अपनाकर सचमुच बड़ा फर्क महसूस किया जा सकता है। तो पहला नियम शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे, हो। क्योंकि दिमाग के बारे में है, लेकिन शुरू शरीर से होता है। अच्छा, मतलब शरीर और दिमाग का कनेक्शन। बताइए क्या है पहला नियम? नियम 1, व्यायाम मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाता है। व्यायाम? हाँ, कल्पना कीजिए 2 समूह हैं। एक जो रोज थोड़ा टहलते हैं या कोई हल्की कसरत करते हैं, और दूसरा जो ज्यादातर बैठे रहते हैं। आप सोचेंगे कि इससे शरीर पर तो असर पड़ेगा, पर दिमाग पर? हाँ, आमतौर पे हम व्यायाम को शारीरिक स्वास्थ्य से ही जोड़ते हैं। दिमाग पर इसका क्या असर होता है? देखिए, शोध बिल्कुल स्पष्ट है। व्यायाम सीधे तौर पर संज्ञानात्मक प्रदर्शन, यानी सोचने समझने की क्षमता को बेहतर बनाता है। कैसे? जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे दिल की धड़कन तेज होती है और मस्तिष्क में खून और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है। ठीक है। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं के लिए ईंधन जैसा है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि व्यायाम BDNF नाम का एक प्रोटीन बढ़ाता है। BDNF? हाँ, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। ये नई मस्तिष्क कोशिकाओं के विकास में मदद करता है। मतलब एक तरह से दिमाग के लिए खाद जैसा काम करता है। वाह, मतलब कसरत करने से सिर्फ मांसपेशियां नहीं, बल्कि दिमागी कोशिकाएं भी बनती हैं। जी हाँ। ये तो बड़ी राहत की बात है कि इसके लिए घंटों जिम में पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। मिडाना का शोध दिखाता है कि रोजाना सिर्फ 20-30 मिनट की ब्रिस्क वॉक, मतलब तेज चाल से टहलना भी काफी है। सिर्फ 20-30 मिनट? हाँ, इससे याददाश्त, सीखने की क्षमता और ध्यान केंद्रित करने की योग्यता में काफी सुधार हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि आप मैराथन धावक बने। थोड़ा हिलना डुलना भी दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है। तो पहला सबक साफ है, शरीर को चलाइए, दिमाग तेज चलेगा। चलिए, ये तो हुई शरीर की बात। अब दिमाग की बनावट पर आते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? नियम 2, मानव मस्तिष्क विकसित हुआ है, डिजाइन नहीं किया गया। विकसित हुआ है, डिजाइन नहीं? मतलब हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा दिमाग किसी कंप्यूटर की तरह परफेक्टली डिजाइन किया गया होगा। हाँ, लगता तो है। लेकिन सच ये है कि ये लाखों सालों के विकास का नतीजा है, जिसका मुख्य उद्देश्य था बदलते और अक्सर खतरनाक माहौल में जीवित रहना। जीवित रहना मतलब आज के ऑफिस के काम, ईमेल और मीटिंग्स के लिए डिजाइन नहीं हुआ। सही पकड़ा। हमारा दिमाग मुख्य रूप से जंगल में शिकारियों से बचने, भोजन खोजने और सामाजिक समूह में अपनी जगह बनाने के लिए विकसित हुआ। अच्छा। यह आधुनिक कॉर्पोरेट जगत या सूचनाओं के इस अंबार के लिए ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है। तो फिर ये किस चीज में अच्छा है? अगर स्प्रेडशीट के लिए नहीं बना तो इसकी असली ताकत क्या है? यह पैटर्न पहचानने में लाजवाब है। पैटर्न? जैसे बादलों को देखकर मौसम का अंदाजा लगाना या किसी के चेहरे के भाव पढ़कर उसकी मंशा समझना। ये सामाजिक संकेतों को समझने और रिश्ते बनाने में माहिर है, क्योंकि समूह में रहना हमारे पूर्वजों के लिए सुरक्षा की गारंटी थी। ठीक है। और ये छोटी अवधि की तीव्र गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में अच्छा है, जैसे अचानक आए खतरे पर प्रतिक्रिया देना। यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। आजकल हम सब मल्टीटास्किंग के पीछे भागते हैं। हाँ, एक साथ फोन पर बात करना, ईमेल लिखना और शायद कुछ और भी। क्या ये दिमाग की बनावट के खिलाफ है? बिल्कुल। मेडिना इसे एक मिथक कहते हैं। मिथक? हाँ, उनका कहना है कि दिमाग एक समय में प्रभावी ढंग से केवल एक ही काम पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, खासकर अगर उस काम में सोचने समझने की जरूरत हो। अच्छा। जब हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं,
असल में हम तेजी से एक काम से दूसरे पर स्विच कर रहे होते हैं। ओ, तो ये स्विचिंग है। जी, और हर स्विच में समय और दिमागी ऊर्जा लगती है और गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो असल में सिंगल टास्किंग ही ज्यादा प्रभावी है। कमाल है। मतलब कम काम करके ज्यादा नतीजे पाना संभव है अगर हम एक बार में एक ही चीज पर ध्यान दें। ये बात तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के बिल्कुल उलट है। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल लगता है शुरू में। अच्छा, अगर हर दिमाग जीवित रहने के लिए विकसित हुआ है, तो क्या सभी दिमाग एक जैसे विकसित हुए हैं? यहीं पर तीसरा नियम आता है। हर मस्तिष्क अलग तरह से जुड़ा होता है। अलग तरह से? हाँ, सोचिए, आपकी उंगलियों के निशान की तरह आपका दिमाग भी अनोखा है। अनोखा कैसे? हम सब इंसान हैं, दिमाग की संरचना तो एक जैसी ही होगी ना? बाहरी संरचना भले ही एक जैसी दिखे, लेकिन अंदर की वायरिंग यानी न्यूरॉन्स के कनेक्शंस हर व्यक्ति में अलग होते हैं। अच्छा। ये हमारी जेनेटिक्स और हमारे जीवन के अनुभवों, हमने क्या सीखा, क्या महसूस किया, किन चीज़ों से गुजरे, इन दोनों के मेल से बनता है। यहाँ तक कि जुड़वां बच्चों के दिमाग भी एक जैसे नहीं होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी का गणित में अच्छा होना और किसी का संगीत में, ये सिर्फ पसंद की बात नहीं। नहीं। बिल्कुल, उनके दिमाग की वायरिंग का भी नतीजा है। और इसीलिए दो लोग एक ही घटना को बिल्कुल अलग तरह से याद रख सकते हैं या समझ सकते हैं। बिल्कुल, यही कारण है कि सीखने का कोई एक सही तरीका नहीं है जो सबके लिए काम करे। कोई पढ़कर बेहतर सीखता है, कोई सुनकर, कोई करके, कोई सुबह ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, कोई रात में। तो अपनी तुलना दूसरों से करना व्यर्थ है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि हमें अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना चाहिए। जी हाँ। और अपने काम करने या सीखने के तरीकों को उसके अनुसार ढालना चाहिए। मानकीकृत शिक्षा या ट्रेनिंग शायद सबके लिए उतनी प्रभावी ना हो। एकदम सही। आत्म जागरूकता और अपने तरीकों को व्यक्तिगत बनाना सफलता की कुंजी है। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि हम जानकारी पर ध्यान कैसे देते हैं। नियम 4, ध्यान हम उबाऊ चीजों पर ध्यान नहीं देते। हाँ, ये तो हम सब ने महसूस किया है। कोई ज़रूरी मीटिंग या लेक्चर चल रहा हो, शुरू में तो ध्यान रहता है, पर थोड़ी देर बाद मन कहीं और सैर करने लगता है। हाँ। कल क्या हुआ था, रात को खाने में क्या बनेगा, ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी ध्यान देने की क्षमता कमज़ोर है? कमजोर नहीं, बस इसकी एक सीमा है। मेडिना बताते हैं कि औसतन हमारा दिमाग किसी एक चीज पर लगातार 10 मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं रख पाता। सिर्फ 10 मिनट? हाँ, जब तक कि बीच में कुछ नया, दिलचस्प या क्या कहते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ने वाला न हो। हमारा दिमाग नवीनता और प्रासंगिकता खोजता है। नवीनता और प्रासंगिकता? हाँ, ये विकास के दौरान जरूरी था। लगातार अपने आसपास के माहौल को स्कैन करते रहना कि कहीं कोई खतरा या अवसर तो नहीं। तो अगर किसी को अपनी बात ध्यान से सुनवानी है, चाहे वो टीचर हो, बॉस हो या कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हो, तो उसे हर 10 मिनट में कुछ मसाला डालना होगा। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। अच्छा। हर 10 मिनट के आसपास विषय को बदलने या उसमें विविधता लाने की जरूरत होती है। आप कोई कहानी सुना सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं, थोड़ा हास्य डाल सकते हैं, या विषय को श्रोताओं की भावनाओं या जरूरतों से जोड़ सकते हैं। एक रास्ता ध्यान की दुश्मन है। मतलब ध्यान खींचने के लिए सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं, उसे दिलचस्प और भावनात्मक रूप से आकर्षक बनाना भी जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है, मान लीजिए हमने ध्यान खींच लिया, अब उस जानकारी को याद कैसे रखा जाए? यहाँ आता है अगला नियम। हाँ, नियम 5, याद रखने के लिए दोहराएं। याद रखने के लिए दोहराएं। हाँ, स्कूल के दिनों की याद आ गई। हाँ। परीक्षा से ऐन पहले रात भर जागकर रट्टा मारना। उस वक्त लगता था सब याद हो गया, पर कुछ दिनों बाद सब साफ, ज्यादातर गायब। मुझे याद है, मैं इतिहास की तारीखें ऐसे ही रट्टा था और परीक्षा के बाद सब भूल जाता था। तो रटना काम क्यों नहीं करता? क्योंकि रटना यानी एक ही बार में बहुत ज्यादा दोहराना जानकारी को हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो डाल देता है। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने के लिए ये तरीका प्रभावी नहीं है। हमारा दिमाग जानकारी को धीरे धीरे समय के साथ मजबूत करता है। धीरे धीरे। मेडन इसे स्पेस्ड रेपिटेशन, स्पेस्ड रेपिटेशन या अंतराल पर दोहराव कहते हैं। अंतराल पर दोहराव, ये कैसे काम करता है? इसका मतलब है कि नई जानकारी सीखने के बाद उसे थोड़े थोड़े अंतराल पर दोहराना। जैसे आज कुछ सीखा, उसे कल फिर दोहराया, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। अच्छा। हर बार दोहराने पर उस जानकारी से जुड़े न्यूरल कनेक्शन
मजबूत होते जाते हैं और वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। तो एक साथ 10 बार पढ़ने से बेहतर है कि 10 दिन तक रोज एक बार पढ़ा जाए। तो याद रखने का शॉर्टकट नहीं है। असली तरीका है लगातार समय देकर दोहराना। ये थोड़ा धीरज का काम लगता है। धीरज का है लेकिन टिकाऊ है। और याददाश्त को मजबूत करने के लिए एक और चीज बेहद जरूरी है, क्या? जो हमें अगले नियम की ओर ले जाती है। नियम 6, नींद महत्वपूर्ण है। नींद आजकल तो कम सोना और ज्यादा काम करना जैसे शान की बात हो गई है। हाँ, ये चलन बढ़ गया है। लोग बताते हैं कि वो बस 4-5 घंटे सोते हैं। क्या ये दिमाग के लिए ठीक है? बिल्कुल नहीं, ये दिमाग के साथ नाइंसाफी है। मेडिना नींद को दिमाग के लिए एक अनिवार्य जैविक क्रिया मानते हैं, विलासिता नहीं। अनिवार्य? जी, सोचिए, आपका दिमाग दिन भर एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। रात को नींद उसे रीबूट और डिफ्रैग करने का मौका देती है। रीबूट और डिफ्रैग मतलब क्या होता है इसका दिमाग के संदर्भ में? देखिए, जब हम सोते हैं तो दिमाग कई जरूरी काम करता है। पहला, ये दिन भर सीखी गई जानकारी और यादों को व्यवस्थित और मजबूत करता है। इसे मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। अच्छा, यादों को पक्का करना। हाँ। दूसरा, ये दिन भर की दिमागी गतिविधियों से पैदा हुए हानिकारक मेटाबॉलिक वेस्ट यानी एक तरह के दिमागी कचरे को साफ करता है। दिमागी कचरा? जी हाँ, यह प्रक्रिया जागते हुए ठीक से नहीं हो पाती। और तीसरा, ये अगले दिन के लिए सीखने, समस्या सुलझाने और रचनात्मकता के लिए दिमाग को तरोताजा करता है। तो जो लोग कम सोते हैं वो असल में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उनकी सीखने और याद रखने की क्षमता कम हो रही है और दिमाग में कचरा जमा हो रहा है। हाँ, लंबे समय तक नींद की कमी के यही नतीजे होते हैं। ध्यान भटकना, गलत निर्णय लेना, याददाश्त कमजोर होना, चिड़चिड़ापन बढ़ना, ये सब नींद की कमी के लक्षण हो सकते हैं। तो कितनी नींद जरूरी है? ज्यादातर वयस्कों के लिए हर रात 7 से 9 घंटे की अच्छी गुणवत्ता वाली नींद जरूरी है। 7 से 9 घंटे? जी, उत्पादकता ज्यादा घंटे जागने से नहीं, बल्कि अच्छी नींद लेकर तरोताजा दिमाग से काम करने से बढ़ती है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। नींद को प्राथमिकता देना जरूरी है। लेकिन एक और चीज है जो दिमाग पर बुरा असर डालती है, तनाव। बिल्कुल। ये है नियम नंबर 7। हाँ, नियम 7, तनाव मस्तिष्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि हम किस तरह के तनाव की बात कर रहे हैं। मतलब तनाव भी अलग अलग तरह का होता है। मुझे लगता था तनाव तो बस तनाव होता है बुरा। नहीं, थोड़ा फर्क है। एक होता है एक्यूट स्ट्रेस, यानी अचानक आया थोड़े समय का तनाव, जैसे परीक्षा से पहले की घबराहट या किसी जरूरी प्रेजेंटेशन से पहले का डर। ये थोड़ा फायदेमंद भी हो सकता है क्योंकि ये हमें सचेत और केंद्रित करता है। अच्छा। ये हमारे शरीर की लड़ो या भागो प्रतिक्रिया का हिस्सा है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है क्रॉनिक स्ट्रेस, यानी लंबे समय तक चलने वाला, लगातार बना रहने वाला तनाव। ओह। ये काम का दबाव, रिश्तों की समस्याएं, आर्थिक चिंताएं या किसी भी ऐसी स्थिति से हो सकता है जो महीनों या सालों तक बनी रहे। ये क्रॉनिक स्ट्रेस दिमाग के लिए बेहद जहरीला है। जहरीला? ये कैसे नुकसान पहुंचाता? जब हम लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर लगातार ऊंचा बना रहता है। कॉर्टिसोल? हाँ, सोचिए, ये ऐसा है जैसे शरीर का इमरजेंसी अलार्म लगातार बजता रहे। ये सिस्टम को थका देता है। और दिमाग पर? हाँ, कॉर्टिसोल का बढ़ा हुआ स्तर सीधे मस्तिष्क की कोशिकाओं, खासकर हिप्पोकैम्पस की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है या उन्हें मार भी सकता है। हिप्पोकैम्पस वो तो सीखने और याददाश्त के लिए जरूरी है ना? जी हाँ, बिल्कुल। हिप्पोकैम्पस सीखने और याददाश्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके सिकुड़ने से याददाश्त कमजोर होती है, नई चीजें सीखना मुश्किल हो जाता है और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब लगातार तनाव में रहना हमारी याददाश्त और सीखने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर सकता है? हाँ, ये संभव है। इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? तनाव को पूरी तरह खत्म करना शायद मुश्किल हो, पर उसे प्रबंधित करना संभव है। कैसे? सचेतना या माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास तनाव प्रतिक्रिया को शांत करने में मदद करता है। ध्यान, मेडिटेशन? हाँ, और नियमित व्यायाम, जैसा हमने पहले नियम में देखा, स्ट्रेस हार्मोन को कम करने का एक शक्तिशाली तरीका है। अच्छा, व्यायाम यहाँ भी काम आता है? बिल्कुल। काम के बीच छोटे ब्रेक लेना,
प्रकृति में समय बिताना, अपने शौक पूरे करना और दोस्तों परिवार से बात करना, ये सब तनाव कम करने में मददगार हो सकते हैं। अपने तनाव के कारणों को पहचानना और उनसे निपटने के तरीके खोजना जरूरी है। तो संदेश ये है कि अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। तनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही। चलिए अब आखिरी नियम पर आते हैं जो हमारी इंद्रियों से जुड़ा है। हाँ, नियम 8। दृष्टि अन्य सभी इंद्रियों पर हावी है। दृष्टि, देखने की शक्ति। जी, सोचिए अगर मैं आपको किसी नए शहर का रास्ता बताऊं सिर्फ बोलकर या फिर एक नक्शा दिखाकर, कौन सा तरीका ज्यादा आसान और यादगार होगा? जाहिर है, नक्शा देखकर समझना ज्यादा आसान होगा। शब्द तो हवा में खो जाएंगे, पर तस्वीर दिमाग में छप जाती है। बिल्कुल। मेडिना बताते हैं कि हमारी 5 इंद्रियों में से दृष्टि सबसे शक्तिशाली है। सबसे शक्तिशाली? हाँ, हमारे दिमाग की लगभग आधी संसाधन शक्ति दृश्य जानकारी को प्रोसेस करने में लगी होती है। आधी? वाह! और एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि हमारा दिमाग तस्वीरों को टेक्स्ट यानी शब्दों की तुलना में लगभग 60,000 गुना तेजी से प्रोसेस करता है। 60,000 गुना? ये अविश्वसनीय है। इसका मतलब है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है वाली कहावत वैज्ञानिक रूप से भी सही है। काफी हद तक। इसका कारण शायद विकास में छुपा है। हमारे पूर्वजों के लिए दूर से खतरे को देखना, भोजन पहचानना या साथी ढूंढना जीवित रहने के लिए जरूरी था। अच्छा। इसलिए हमारा दिमाग दृश्य संकेतों को समझने में इतना माहिर हो गया। आज भी हम जानकारी को बेहतर ढंग से समझते और याद रखते हैं जब वो हमें दिखाई जाती है, सिर्फ सुनाई या बताई नहीं जाती। तो इसका व्यवहारिक मतलब क्या हुआ? अगर हमें कुछ सिखाना है, समझाना है या अपनी बात असरदार तरीके से कहनी है तो हमें दृश्य साधनों का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट की बजाय डायग्राम, चार्ट, तस्वीरें, इन्फोग्राफिक्स का उपयोग करें। वीडियो एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है। हाँ, वीडियो से समझना आसान होता है। जी, जब आप कुछ समझा रहे हों तो उसे कल्पना करने या उसकी तस्वीर बनाने में लोगों की मदद करें। दृश्य जानकारी सीखने को न सिर्फ आसान बनाती है बल्कि उसे ज्यादा यादगार और आकर्षक भी बनाती है। तो ये थे वो 8 नियम। व्यायाम, विकसित दिमाग, अनोखा दिमाग, ध्यान, दोहराव, नींद, तनाव और दृष्टि। इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारा दिमाग अद्भुत है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं और काम करने का एक खास तरीका है। अगर हम इन बुनियादी नियमों को समझ लें कि शरीर की हरकत दिमाग को तेज करती है, कि मल्टीटास्किंग एक भ्रम है, कि हर कोई अलग तरह से सीखता है, कि ध्यान सीमित है, कि याद रखने के लिए दोहराव जरूरी है, कि नींद अनिवार्य है, कि तनाव हानिकारक है और ये कि हम देखकर सबसे अच्छा सीखते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जॉन मेडिना की किताब हमें यही सिखाती है, अपने दिमाग के साथ लड़ने की बजाय उसके साथ मिलकर काम करें। बिल्कुल। ये नियम सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं, हम सब के लिए हैं। स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, माता पिता, हर कोई इन्हें अपनाकर अपनी क्षमता बढ़ा सकता है। एकदम सही। और जरूरी नहीं कि आप आज ही सारे नियम अपनाने लगे। कोई एक नियम चुने जो आपको सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगे। हाँ, कोई एक से शुरुआत करें और उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने की कोशिश करें। छोटे छोटे बदलाव भी समय के साथ बड़े नतीजे दे सकते हैं। अपने दिमाग को समझना, उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का पहला कदम है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज चर्चा किए गए इन 8 नियमों में से कौन सा एक नियम आपको ऐसा लगता है जिसे तुरंत लागू करने से आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा और सकारात्मक बदलाव आ सकता है? अच्छा सवाल है। इस पे जरूर सोचिएगा। शायद यही आपके सफर की शुरुआत हो।